चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही सब बच्चों को? एक बार यस लिख के बता दो। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। अगर तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, अगर तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो याद रखो पी टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान है कि पी टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा, लेकिन रिवर्सिबल होना चाहिए। और इन जनरल if your process is adiabatic, then always internal energy change is equal to work done. अब प्रॉब्लम क्या देखो, जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पी टू द पावर गामा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में दो प्रेशर दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो दूसरा वाला वॉल्यूम निकाल लेते हैं, या वो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। टी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। दो वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे और डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू NR अपॉन गामा -1 T2 T1। और डेल्टा यू वर्क के बराबर होता है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उनका आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचेंगे वो, उनका सोचना गलत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो जो इस वाले फॉर्मूले से फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं वो तभी फाइंड आउट होगा टेक्निकली जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तभी इस वाले फॉर्मूले से, अगर इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, गैस का नाम लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनो एटॉमिक या डायटोमिक केसेस गैसेस ही रहते हैं, तो गामा की वैल्यू पुट करके 5/3 या 7/5 पुट करके वो T2 निकाल लेंगे, यहां पुट भी कर देंगे, डेल्टा यू निकाल के वर्क डन का आंसर बोल तो देंगे। लेकिन वो तब फाइंड आउट करोगे या तब फाइंड आउट होगा टेक्निकली, लॉजिकली, जब वो प्रोसेस धीरे धीरे किया गया होगा। मतलब सिस्टम के ऊपर, जो पिस्टन के ऊपर वेट रखा गया होगा, वो धीरे 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 प्रेशर को बढ़ाया गया होगा, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में जब तक रिवर्सिबल लिखा ना हो तब तक वो उसको रिवर्सिबल नहीं माना जाता है। अगर वो फिजिक्स का क्वेश्चन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जब तक रिवर्सिबल लिखा नहीं होता है वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, हम उसको इरिवर्सिबल मानते हैं। तब स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा, देखिए जरा। अगर आपका प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, if your process is irreversible, then also work done will be equal to change in internal energy. Change in internal energy. ये तो बिल्कुल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डेल्टा यू के इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है, नो हीट इज एक्सचेंज्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से वर्क जो भी किया जाएगा वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। सिस्टम पे वर्क करोगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टम वर्क करेगा, इंटरनल एनर्जी अपना डिक्रीज कर देगा, वर्क डेल्टा यू की इक्वल होगा। और अगर वर्क डेल्टा यू की इक्वल है और इरिवर्सिबल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या कुछ नहीं लिखा है तो इरिवर्सिबल ही मानेंगे, तो उस केस में -P एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू NR अपॉन गामा -1 T2 T1। ये तो होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एक बात तो तय है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, मैं डेल्टा यू निकालने के लिए टेम्परेचर में चेंज फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे फाइनल टेम्परेचर तो चाहिए ना। क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा, हो सकता है कि दो प्रेशर दिया रहे। अब सॉल्व कैसे होगा देखो,
पहली बात तो जो P एक्सटर्नल होता है वो फाइनल प्रेशर होता है, बाद वाला प्रेशर होता है, तो यहाँ P2 लिख दो। यहां पर तुम लिख सकती हो वॉल्यूम के जगह पे तुम यहां पर लिख सकती हो NRT2/P2, ये वॉल्यूम का इक्वेशन है आइडियल गैस का। और यहां पर लिख सकती हो NRT1/P1 इज इक्वल टू NR अपॉन गामा-1 T2 - T1। इक्वेशन से NR कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकती हो और यहां लिख सकते हो -P2 मल्टीप्लाइड बाई T2/P2 -T1/P1 इज इक्वल टू T2 - T1 अपॉन गामा-1। ये इक्वेशन बन गया। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस इक्वेशन को याद कर लो, भूल जाओगे, अभी तो याद भी रहेगा, मेन एग्जाम के दौरान भूल जाओगे, क्योंकि जब मेन एग्जाम होगा उस समय तुम्हारे 11th के चैप्टर्स, 12th के चैप्टर्स, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स सब याद रखना। तो उसमें जो फॉर्मूला उतना यूज ही नहीं होता स्टडीज के दौरान, वो याद नहीं आते हैं, लेकिन कंसेप्ट याद रहेगा, ये दिमाग में रहेगा कि हाँ ये तो जरूर पता है मुझे कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, और अगर मेरा प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक के बारे में अच्छी तरह से पता है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो वर्क डन जो होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज की इक्वल होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला केमिस्ट्री में -P एक्सटर्नल dV होता है। P एक्सटर्नल बाद वाला प्रेशर होता है तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अचानक से वॉल्यूम बदला है तो dV लिखने का मतलब नहीं है V2 - V1 लिखेंगे। वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म्स में पुट करके हम फाइनल टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे दो प्रेशर, टू प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर के हेल्प से। और जैसे हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा, जैसे ही हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन उसी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकालना है तो वर्क डन की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करना चाहिए। तो तुम्हारा जो वर्क डन का आंसर होगा वो वापस से इस वाली इक्वेशन को यूज करके, इस वाली इक्वेशन को यूज करके NR अपॉन गामा-1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। कई बार एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चन में जानबूझ के, खास करके क्वेश्चन एडवांस्ड में IIT में आता है, आइसोथर्मल पे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, और एडियाबैटिक के ऊपर क्वेश्चन एडवांस्ड में ही ज्यादा आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर कम डिटेलिंग है। जानबूझ के एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चन में वो फाइनल टेम्परेचर पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि एडियाबैटिक सुनते से ही स्टूडेंट ये वाला इक्वेशन लगाने की कोशिश करेगा, और क्वेश्चन में वो रिवर्सिबल वर्ड लिख के नहीं देगा, क्योंकि रिवर्सिबल वर्ड अगर लिख के देगा तो ये इक्वेशन से फाइनल टेम्परेचर तो निकल ही जाएगा। वो रिवर्सिबल वर्ड लिख के नहीं देगा, और मान के चलो कि 10 में से 6 से 7 स्टूडेंट्स यही गलती करेंगे, जैसे ही सुनेंगे एडियाबैटिक, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़े रहते हैं, तो ये इक्वेशन लगा देंगे तुरंत, क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब उनको लगता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तब जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, क्योंकि अगर याद हो इस इक्वेशन से ऊपर वाला इक्वेशन आया है, और ये वाला इक्वेशन कल मैंने डिराइव किया था, ये डिराइव तब होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे वर्क और छोटे छोटे इंटरनल एनर्जी का समेशन, तो ये छोटे छोटे वर्क और छोटे छोटे इंटरनल एनर्जी के समेशन का मतलब हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इससे रिवर्सिबल प्रोसेस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल का फाइंड आउट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। तो इस इक्वेशन को याद मत रखिए, बल्कि इस कंसेप्ट को याद रखिए। तो इसको नीचे वाले को बॉक्स में ना करते हुए इसको बॉक्स में करेंगे, ये वाला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा प्रोसेस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है और फाइनल टेम्परेचर निकालने की जरूरत पड़ रही है, जो कि पड़ेगी ही, वर्क डन निकालना चाहो चाहे फाइनल टेम्परेचर निकालना चाहो, तो वर्क डन को इंटरनल एनर्जी चेंज से इक्वेट करना है और वॉल्यूम के जगह पे प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और फाइनल टेम्परेचर निकल गया तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का अपने को डिफरेंस चाहिए होता है। अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है तो इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गया है। और अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसका मतलब सिस्टम जो फाइनल टेम्परेचर है
अगर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, गैस का कंप्रेशन हुआ है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब गैस का कंप्रेशन होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर तब जाकर के डिक्रीज करे जब गैस का एक्सपेंशन होगा। ये मैं लिख देता हूं, बाकी बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस if the final temperature, if the final temperature is greater than initial temperature, then it means that work is done on the system and the gas is undergoing compression, and the gas is undergoing compression. Whereas during such process, if the final temperature is less than the initial temperature, then it means that work is done by the system and the gas is undergoing expansion. तो ये सेंटेंस आपको याद नहीं करना है, बल्कि सेंटेंस का फील आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। कोई डाउट किसी बच्चे को? लिख करके बताइए। क्लियर है? Whatever may be the process, whether it is reversible or it may be irreversible, it hardly matters. In adiabatic process, work is always equal to change in internal energy. If work done is negative, then internal energy will always be negative, which means if work is done by the system, internal energy will decrease, the temperature will decrease. On the other hand, if work done is positive, internal energy change will also be positive, which means if work is done on the system, its internal energy would increase and the temperature of the gas will also increase. कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? एक बार फाइनली लिख के बता दीजिए। 2-3-4 चैट तो मैंने पढ़े, बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, एक बार वापस से लिख दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा वॉल्यूम चेंज, प्रियांश ने पूछा वॉल्यूम चेंज। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम चेंज की क्या बात है? अगर कंप्रेशन कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो गैस गर्म होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस ठंडा होगा। समझ में आ गया? एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस गर्म हो जाएगा। गैस को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वो गर्म होता जाएगा। गैस को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे वो गर्म होता जाएगा, और गैस जितना एक्सपैंड करेगा उतना वो ठंडा होता जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ये फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे भरोसा नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले लिखता भी नहीं हूं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा भरोसा रखता हूं
क्योंकि फॉर्मूले तो स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है तो। हजारों फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बताइए, क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, तनिष्क तायल ने रिपीट करने के लिए बोला है। तनिष्क तायल एक बार लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तनिष्क तायल जल्दी से लिख दीजिए जिससे कि समय बचा सके। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने डिस्कशन के लिए बोला था, ये सब क्वेश्चन तो कर चुके थे जहां तक मुझे याद है, 14 तक शायद कर चुके थे। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जिसको मैं सॉल्व करने के लिए अभी समय दूंगा 1-2 मिनट का। फिलहाल इधर किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तो पढ़ के बताने वाला क्वेश्चन है। 19 भी ऐसे ही रीड करके तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन इसका होना चाहिए, रिएक्शन टाइम इसका होना चाहिए 10-10 सेकंड के दोनों क्वेश्चन के। क्या आप पढ़ के बता सकते हैं 19, 20 क्वेश्चन के आंसर? या किसी को डाउट है तो पूछ ले। बाकी इसका हिंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, भले ही नंबर लिखा हुआ है लेकिन सॉल्व कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 19, 20 बच्चों ने कर लिया है तो वो लोग करेक्ट लिख के बताएंगे, और जिसको डाउट है वो डाउट लिख करके बताएंगे, पूछेंगे उसको। मैं समय दे रहा हूं प्रॉपर, अगर पहले नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। 16, 17 तो बच्चों ने करा है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ऐसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ब्लर दिख सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करता हूं तो शायद थोड़ा ठीक हो। आराम से देखिए, अगर पहले सॉल्व नहीं किया है तो अभी भी क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म से ही फील ज्यादा आएगा। बताइए, 19th क्वेश्चन किसी को पूछना है? फर्स्ट स्लाइड दिखा दूंगा एक बार। 19th में किसी को डाउट नहीं है तो एक बार जल्दी से करेक्ट लिख के बताओ कि 19, 20 बोथ आर करेक्ट या बोथ आर क्लियर, या कर सकता हूं मैं ऐसा? 19th में डाउट है एक बच्चे को है, ठीक है। एक स्टूडेंट स्लाइड देखने के लिए बोल रहा है तो उसको मैं दिखा देता हूं, ये फर्स्ट स्लाइड है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज की इक्वल है। रिवर्सिबल होगा तो पीवी गामा कांस्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19th एक बच्चे ने पूछा है। 19 जैसा क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस का हो सकता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। 19 जैसा क्वेश्चन जेई मेंस का जरूर हो सकता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो, सारे वैल्यूज अगर सेम है चारों ऑप्शन में तो अपने को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, साइन पे ध्यान देना है। लॉजिक देखो क्या है। द क्यू वैल्यू, क्यू का मतलब यहां पर हीट होता है, क्यू का मतलब चार्ज भी होता है। ऑब्वियसली बात है, थर्मोडायनेमिक्स में चार्ज तो होगा नहीं तो हीट होगा। एंड द वर्क डन इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोथर्मल तो लिखा है ना, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होगा क्योंकि आइडियल गैस लिखा हुआ है। कल एक बच्चे ने पूछा था कि आइसोथर्मल लिखा है तो क्या हमेशा डेल्टा यू 0 होगा? नहीं, आइसोथर्मल लिखा है और आइडियल गैस लिखा है तो डेल्टा यू 0 होगा। आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा यू 0 ऐसा नहीं होता है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी केवल केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, लेकिन वो आइडियल गैस है केवल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जो हीट होगा वो नेगेटिव वर्क के इक्वल होगा थर्मो के फर्स्ट लॉ से। अच्छा, अब यहां देखो, प्रेशर तुम्हारा कम हो गया, प्रेशर कम होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन, और इसका मतलब वर्क नेगेटिव तो इसका मतलब हीट पॉजिटिव। तो सिस्टम हीट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वर्क डन कर देगा वो। तो क्या चीज पहले पूछा है? हीट पहले पूछा है, तो पहला वाला आंसर पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला आंसर नेगेटिव होगा। कॉमन सेंस लगाइए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व कर भी लोगे तो आंसर तो वही आएगा, चारों ऑप्शन में वही नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो कॉमन सेंस लगा करके अपने को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कि देख के बताना, इस पर डिपेंड करता है।
तो पहला वाला आंसर पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला आंसर नेगेटिव होगा। 19th में जिसको डाउट था उसको क्लियर हो गया, या जिसने सॉल्व नहीं किया उसको भी क्लियर हो गया हो, इस वक्त पहले सॉल्व नहीं किया हो तो वो क्लियर लिख के बता सकता है, यस लिख के बता सकता है, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकता है, आपके आने वाले टेस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि अब जो टेस्ट होगा उसमें मेरे समझ से फुल सिलेबस आना चाहिए, या शायद फेज 1 फेज 2 का हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स को रोक भी सकते हैं। बताइए 19th का ए समझ में आ गया? ठीक है, अभी बताऊंगा 16 17 से बताऊंगा, अभी 19 20 पे पहले फोकस करो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो। जितनेश ने दोबारा पूछा है, ऋतुराज ने दोबारा पूछा है, फिर से बता देता हूं क्योंकि ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कंसेप्ट 100% क्लियर करता है ये सब क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करिए, ना कि सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आइसोथर्मल लिखा है, आइडियल गैस लिखा है, तो डेल्टा यू 0 होगा। थर्मो का फर्स्ट लॉ है वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस हीट के बराबर हो गया। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में गैस वर्क कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेंगे उसको। आईयूपीएससी रूल से वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। तो वर्क नेगेटिव हुआ तो हीट पॉजिटिव हुआ, तो हीट का आंसर पॉजिटिव होगा और वर्क का आंसर नेगेटिव होगा, वैल्यू सेम होगा क्योंकि वर्क और हीट के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब क्या क्लियर हो गया? 2 4 5 बच्चे जो बचे हुए थे, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आंसर इंटीजर में कैसे भरेंगे, वो आप मुझसे लास्ट में पूछना बिल्कुल, अभी इन बिटवीन जो है लिंक कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उससे फोकस हट जाता है तुरंत। देखो नेक्स्ट 20, in a given process of an ideal gas dw is equal to 0, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? कब नहीं करेगा? जब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम कब चेंज नहीं होगा? जब सिस्टम को आप एक रिजिड कंटेनर के अंदर भर दोगे, जब सिस्टम को आप एक रिजिड कंटेनर के अंदर फिल कर दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है, क्योंकि थर्मो के फर्स्ट लॉ से वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू केमिस्ट्री में। तो हीट और डेल्टा यू दोनों साइन के साथ सेम होंगे, और हीट नेगेटिव मतलब हीट रिलीज कर रहा है। अगर हीट रिलीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर विल गो डाउन, गैस ठंडा हो जाएगा। मतलब वही बात हो गई कि एक राजा है जिसके बैंक में जो है 1000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अब उसको किसी तरह से कोई पैसा रेवेन्यू के फॉर्म में मिल नहीं रहा है, उसको रेवेन्यू के फॉर्म में कोई पैसा मिल नहीं रहा है, उसके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, वो बस दे रहा है, पैसा दे रहा है, लोगों को बांट दे रहा है। तो अल्टीमेटली उसका जो खुद का खजाना है वो समय के साथ घटता जाएगा, क्योंकि इनकम है नहीं, केवल वो खर्च कर रहा है। तो वही चीज हो गई कि अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन के थोड़ा एट्रीब्यूट को देखा जाए तो ये थोड़ा जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा उससे और ज्यादा लॉजिकल है। दोनों क्लियर हो गए सब बच्चों को? एक बार जल्दी जल्दी लिख के बता दो, 111 बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, जल्दी से लिख के बता दो। ठीक है चलिए ये आंसर हो जाएगा इसका, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज। क्लियर हो गया सबको? वर्क डन 0 है तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हीट डेल्टा यू के इक्वल होगा, हीट डेल्टा यू के इक्वल होगा, डेल्टा क्यू मतलब हीट एक्सचेंज जो है वो नेगेटिव है,
मतलब हीट रिलीज कर रहा है। आईयूपीएसी रूल से अगर हीट एक्सचेंज नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम हीट उठा उठा के बाहर फेंक रहा है सराउंडिंग में। हीट अगर बाहर फेंकोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। हीट आ कहां से रहा है? हीट इंटरनल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर बाहर चला जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बिना पेन चलाए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। अब आपको यहां से देखना है 15, 16, 17, 18। सबसे पहले पेयर में 15, 16, 15 और 16 में कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 15 में और क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? 15th में कोई डाउट नहीं है। 15th में एक बच्चे को है, अपूर्व मोगे को 15th में डाउट है। 15th क्वेश्चन बता देता हूं मैं। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है, एंड P इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर डीवी। ये DW का इक्वेशन है। ये इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क इज इक्वल टू माइनस के वी टू द पावर 3/3। तो माइनस के बाई 3 को तो बाहर करो, लिमिट लगाओ यहां पर। वॉल्यूम इसका दिया हुआ था 1 से 3, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, के की वैल्यू 6, तो माइनस 6 इंटू 26/3, 32, 52 माइनस 52। लेकिन ये बार में है, ये चीज जो है वो बार में है। वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दिया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाला खुद कह रहा है कि सिस्टम ने वर्क किया, तो यहां पर साइन का कोई यूटिलिटी खत्म हो गया, यहां उसको केवल नंबर से मतलब है। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम तो तुम्हारे मीटर क्यूब में है ही, मतलब ये वाला चीज जो है बार में है, और वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम तो मुझे चेंज करना नहीं है। मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं चेंज करना चाहूंगा, तो इसको चेंज करूंगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 52 इंटू 10 पावर 5, जूल में चला गया ये। और जूल वाले आंसर को किलो जूल में चेंज करने के लिए 10 पावर -3 करूंगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5200 किलो जूल। ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बार लिख के बता दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th question is a very easy question. In thermodynamics, whatever area is traced by the PV curve, that is the work done. तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल दो। हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 3 - 1 2 V1, और हाइट कितना है P1 से 6 P1 5 P1, ये काट दो इससे 5 P1 V1 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स के एट्रीब्यूट का सवाल है। फिजिक्स में लगभग ऐसे सवाल होते हैं कि पीवी ग्राफ में जो एरिया उसने प्लॉट किया है उस एरिया को निकाल दो किसी भी तरह से, वो तुम्हारा वर्क डन होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे। सेवनटीन्थ और 18th में कितने बच्चों को डाउट है? 17th और 18th में कितने बच्चों को डाउट है? और इसके बारे में मैं टेक्निकल चीज पूछूंगा, हर साल हर बैच में पूछता हूं कि कितने बच्चे उसको यहां पकड़ सकते हैं इस टेक्निकल बात को। यहां पर 17th में, फिलहाल 17th 18th में कितने बच्चों को डाउट है, लिख करके बताइए। 17th 18th में कुछ बच्चों को डाउट है। वर्क पूछा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, वर्क पूछा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। -2.303 इंटू N इंटू R इंटू T log base 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। डेसीमीटर क्यूब मतलब होता है लीटर, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7, जूल में जा रहा है आंसर। किलो जूल में चेंज करने के लिए
जूल में चाहिए अपने को, खत्म हो गया आंसर इसका, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा इसका। सॉल्व कर दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये डी और जो डी ऑप्शन है वो तो बेकार है, सी और डी ऑप्शन दिख ही रहा है, वो तो नंबर जो है वो 1000 के बाहर जा रहा है, तो ए और बी में से चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, ए आना चाहिए इसका आंसर। अब सवाल ही उठता है, ये समझ में आ गया क्या? मैक्सिमम वर्क पूछा है 16 ग्राम गैस का, और इस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। इस सवाल के लैंग्वेज में एक हल्का सा एरर है, सॉल्व तो कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस एरर को पकड़ भी नहीं पाएंगे, सॉल्व कर देंगे, बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाएंगे। इस सवाल के लैंग्वेज में एक एरर है, क्या कोई बता सकता है क्या एरर है? प्रॉपर सिस्टमैटिक, मैं पढ़ता हूं चैट में। इस सवाल के लैंग्वेज में एक एरर है, मैक्सिमम वर्क डन कंप्रेशन आइसोथर्मल। सही से कोई लिख नहीं रहा, आराम से लिखो, मतलब पूरा समझा के लिखो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ऑक्सीजन इज रियल गैस, मैक्सिमम वर्क डन नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन को आइडियल गैस मान लिया गया है, वो तो पूरे चैप्टर में जो भी गैस हमारे सामने आएगा उसको आइडियल मान के चलेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आइडियल गैस तो कुछ होता ही नहीं है, गैस उसको माना जाता है, नो गैस इज आइडियल। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज नेगेटिव, रिवर्सिबल ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मैं बताता हूं इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कुछ बच्चों ने शायद समझ लिया लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि क्या कैसे बोलेंगे इसको। इन्होंने अगर मैक्सिमम वर्क बोला है तो कल तुमको मैंने पढ़ाया था कि इररिवर्सिबल वर्क जो होता है, इररिवर्सिबल वर्क वो मैक्सिमम वर्क होता है। इररिवर्सिबल वर्क जो है वो मैक्सिमम वर्क होता है, मतलब यही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठ करके आईआईटी में आ जाएगा। तो जो तेज बच्चे हैं जिनका रैंक 1000 के अंदर आ सकता है, वो उसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम वर्क जो है वो इररिवर्सिबल वर्क होता है। इररिवर्सिबल वर्क ऐसे निकलता ही नहीं है, इररिवर्सिबल वर्क निकलता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी से निकलता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी से जो है इररिवर्सिबल वर्क निकलता है। तो सबसे पहले वो गैस का क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर निकालेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, फिर बॉयल्स लॉ लगा करके गैस का फाइनल प्रेशर निकालेंगे, फिर इस फाइनल प्रेशर को पुट करके V2 माइनस V1 करेंगे और वर्क डन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्क बोला है। एक दूसरी गलती अगर इस क्वेश्चन को सुधार करना था तो यहां पर अगर वो लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, अगर यहां पर वो लिख देते हैं मैग्नीट्यूड तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो जैसे ही वो सामने वाला क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लिख देगा तो तुरंत स्टूडेंट समझ जाएगा कि ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, कल बताया था मैंने, वो ऊपर ऊपर से एरिया जा रहा था और जो हिस्टोग्राम था वो नीचे नीचे जा रहा था। तो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है रिवर्सिबल वर्क आइसोथर्मल में, और वर्क वाइज विद साइन इररिवर्सिबल वर्क ही ज्यादा होता है एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन में तो मैग्नीट्यूड में ही बड़ा होता है, कल सब बताया था मैंने। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैग्नीट्यूड लिख देगा तो फिर साइन की जरूरत नहीं है, तो आंसर इसका ए तो हो जाएगा, बस उसका जो साइन है वो नहीं लगना चाहिए। मतलब यहां पर बस मैग्नीट्यूड वर्ड जुड़ जाए और यहां पर एक नेगेटिव साइन अगर ये हट जाए तो ये परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको अपन सुधार कर देंगे, मतलब जो नेक्स्ट ईयर मॉड्यूल आएगा उसमें करेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए कितने बच्चों को समझ में आ गया? फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी सिचुएशन के हिसाब से बता दिया मैंने, बाकी इस क्वेश्चन में जो एरर था उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या है? 1 mole of a gas occupying 3 liter volume is expanded against a constant external pressure 1 atm to volume of 15 liters. The work done by the system, irreversible work है ये, क्यों कहीं भी रिवर्सिबल लिखा नहीं है। दिस इज इररिवर्सिबल वर्क, और इररिवर्सिबल वर्क को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो कुछ नहीं करना है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, माइनस पी एक्सटर्नल लिखो और डीवी कर दो 15 माइनस 3, और ये तुम्हारे एटीएम में, ये तुम्हारे लीटर में, इसको जूल में चेंज करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं आ पाता है, थोड़ा क्लोज आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लिखा कुछ नहीं होता तो वो जनरली क्या होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है। ठीक, तो 17, 18, 19, 20 क्लियर हो गया। ऊपर के क्वेश्चंस की बात करें तो ये बता दिया। 15 तो पहले बच्चों ने कर लिया था। अब आता है 21, 22, 23 और 24, जो कि मुझे लगता है कि कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन अभी क्लास में सॉल्व करके दिखा दीजिए, 24 वाला। बाकी 3 होमवर्क हो जाएगा, जिसको बाद में भी पूछ सकते हो अगर अभी ट्राई नहीं किया तो। ये वाला अगर तुमने कर लिया तो ये माना जाएगा जो मैंने पढ़ाया अभी स्टार्टिंग में वो क्लियर हो गया तुमको। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है बिल्कुल, इसमें कोई अप्रोक्सीमेट आंसर का चक्कर नहीं है। अगर मेथड लिखा नहीं तो ये रिवर्सिबल होता है हमेशा। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में रिवर्सिबल लिखना मैंडेटरी है, तभी रिवर्सिबल माना जाएगा। और फिजिक्स का क्वेश्चन अगर है तो रिवर्सिबल ही होगा, फिजिक्स में रिवर्सिबल होता ही नहीं है। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन फिजिक्स। केमिस्ट्री के सवालों में रिवर्सिबल लिखना पड़ेगा, तभी उसको रिवर्सिबल माना जाएगा, वरना उसको रिवर्सिबल ही लिया जाएगा। 24 वाला सॉल्व करके दिखा दीजिए। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिल रहा है। आराम से ठंडे दिमाग से 24 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। श्रेय जैन ने पहले कर लिया है, और लोग फटाफट करके इसका आंसर लिखेंगे। ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, 17 का एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, मैंने बता दिया पहले ही। क्लोज आएगा, जो जिसके क्लोज जा रहा है वो आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। 2 मिनट का समय खत्म हो गया है। 1 मोल आइडियल गैस है। कौन सा गैस होगा ये हो जाएगा तुम्हारा डाई एटॉमिक गैस। कैसे पता? CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 होता है। CV की जगह पे 5/2 R अगर पुट कर देते हो, R से R कट जाएगा, गामा सॉल्व करोगे तुरंत 7/5 आएगा। या याद भी कर सकते हो कि CV 5/2R डाई एटॉमिक गैस का होता है और 3/2R मोनो एटॉमिक गैस का होता है। 300 केल्विन टेम्परेचर पर 5 एटीएम एक्सपैंड एडियाबैटिकली। कहीं भी रिवर्सिबल का नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन क्योंकि एडियाबैटिक है, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो हमें पता है कि जो वर्क होगा वो डेल्टा यू के इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV। तो -P एक्सटर्नल dV चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होगा? वॉल्यूम का इक्वेशन हो जाएगा N इंटू R इंटू T बाई P माइनस N इंटू R इंटू T, इनिशियल टेम्परेचर 300 अपॉन इनिशियल प्रेशर 5 इज इक्वल टू N that is 1 CV that is 5/2R multiplied by DT फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बस R हर जगह से कैंसिल कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो -T2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कट गया 60 120 इज इक्वल टू 5/2
T2 माइनस, ये कट गया इससे 150, 15 5 75, 750, तो उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2 T2 प्लस T2, 5/2 T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 7/2 T2 इज इक्वल टू 750 प्लस 120 हो जाएगा 870। तो तुम्हारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 870 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जहां तक वैल्यूज के हिसाब से देख रहा हूं मैं 870/7, तो इसके क्लोज जा रहा है ये। कितने बच्चों को करेक्ट है क्वेश्चन? लिख करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, सभी बच्चों का करेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स 1 आपको सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन अभी बाकी है डिस्कस करना, वो सॉल्व करोगे फिर उसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज जो पढ़ाएंगे इसके बेसिस पे बिगिनर बॉक्स 1 के जो आगे के भी क्वेश्चन है वो सब भी आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए देखिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज नोन एज एंथैल्पी। अभी तक पढ़ा है प्रोसेस के टाइप्स पढ़ रहे थे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को डेप्थ में जाकर के पढ़ा, और अपने को पढ़ना है एंथैल्पी, और फिर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो कि बहुत स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि जिस समय थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर रिसर्च चल रहा था, जिस समय थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर रिसर्च चल रहा था, उस समय एक टर्म कैलकुलेशन में बार बार आ रहा था, एंड द टर्म वाज U प्लस PV। दैट टर्म वाज U प्लस PV। जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिस समय क्वांटम फिजिक्स के ऊपर या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम चल रहा था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के देने के बाद, उस समय H/2π जो कि बोहर ने कहा था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, H/2π बार बार आ रहा था। हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी H/2π/2 आता है जो कि H/4π हो जाता है। तुमने H/2π को रिप्लेस करके H क्रॉस लिख दिया था, अगर आपको याद हो। H/2π को रिप्लेस करके क्वांटम फिजिक्स में कई बार H क्रॉस ऐसे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो टर्म बार बार आता है उसके लिए एक नया टर्म अलॉट कर देते हैं। तो वैसा कुछ यहां पर भी समझो कि एंथैल्पी बेसिकली एक स्टेट फंक्शन होता है। एंथैल्पी इज बेसिकली अ स्टेट फंक्शन, जिसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम के एब्सोल्यूट एंथैल्पी के वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता। प्रोसेस में एंथैल्पी में कितना चेंज आया है वो मेजर कर सकते हैं। और लिटरली अगर बोलना चाहे तो एंथैल्पी होता क्या है? किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी होता है, हीट कह सकते हैं उसको, एनर्जी कह सकते हैं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर उसको एंथैल्पी बोलते हैं, और मैथमेटिकली U प्लस PV होता है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी, but it is a state function, therefore it is Q at a constant pressure will be known as delta H। डेल्टा लगाने के पीछे ये उद्देश्य है कि एक स्टेट फंक्शन है। और जिस तरह से Q at a constant वॉल्यूम डेल्टा U होता है जो कि N CVM dt के बराबर होता है, उस तरह से हीट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो डेल्टा H होगा, और वो N CPM dt के इक्वल होगा, और CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R के इक्वल होगा। तो किसी भी सिस्टम का, ये एक सिस्टम है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है और ये ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल से पिस्टन ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है और इक्विलिब्रियम पे है। तो इस इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में अगर सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में इसके वॉल्यूम और प्रेशर, जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है जो कि अंदर के प्रेशर के बराबर है, अगर इसके इंटरनल एनर्जी में पीवी वाला मल्टीप्लिकेशन भी ऐड कर दिया जाए तो एंथैल्पी के बराबर होगा।
और एक स्टेट फंक्शन है तो यहां पर डेल्टा लगाना जरूरी है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी हो जाएगा। अब आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करते वक्त जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइडियल गैस के लिए अगर एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं हुआ है तो दूसरे इक्वेशन क्या हो सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी भी हो सकता है इफ गैस इज एनक्लोज्ड इन रिजिड वेसल। अगर गैस को आपने बंद डब्बे में रखा है और आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तब तो आइडियल रह नहीं पाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो ये वाला इक्वेशन तब लग सकता है जब क्वेश्चन में रियल गैस लिखा रहे, क्योंकि आइडियल गैस का जो एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया जाता है। मतलब आइडियल गैस का एंथैल्पी चेंज इस फॉर्मूले से निकलेगा। फिजिक्स में क्योंकि आइडियल गैस की एंथैल्पी निकलवाते हैं इसलिए इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन रियल गैस की एंथैल्पी क्लोज्ड वेसल अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बंद डब्बा है और एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा है तो इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो गया ये। अब अगर क्वेश्चन में प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, तो यहां तो डेल्टा पी भी लिखा है, तो ये तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी का मतलब P2 V2 फाइनल माइनस P1 V1 इनिशियल, मतलब बाद वाले प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन माइनस पहले वाले प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि P dV इज इक्वल टू DnRT भी होता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज मोल्स के चेंज के इक्विवेलेंट होगा। मतलब मोल्स में अगर चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, जो कि केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है, गैलुसिक लॉ। मोल्स में चेंज आने पर वॉल्यूम में भी चेंज आता है। तो अपन यहां पर P डेल्टा V के जगह पे डेल्टा N R इंटू टी भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल ये फॉर्मूला किस पे लगता है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे, वो भी जब उसको आइडियल कंसीडर किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स को आइडियल मान लिया जाए, जो कि मानना ही पड़ेगा, तो P डेल्टा V के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो चौथा फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो बेसिकली एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, इसके चेंज को मेजर किया जा सकता है। और इसका लिटरल मीनिंग होता है, डायरेक्ट मीनिंग होता है, सिस्टम की जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे उसको एंथैल्पी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन है, डेल्टा लगा दिया है, और उसका फॉर्मूला NCP/dt भी होगा, NCPM/dt भी होगा, उसको NCP/dt भी बोल सकते हैं, बाकी प्रॉपर बोलना है तो NCPM/dt। और CPM माइनस CVM R गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा। दूसरी चीज, सिस्टम का जो टोटल हीट है जो कि इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, इस फंक्शन को एंथैल्पी फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन है, डेल्टा लगाना पड़ेगा हर जगह पे, तो इसके बहुत सारे मीनिंग सामने आ जा रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, बंद वेसल है, क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V बाहर आ जाएगा। और अगर दोनों चेंज आ रहे क्वेश्चन में तो ये वाला इक्वेशन लगेगा। और कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये वाला इक्वेशन, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में लगने वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन काम में आएगा। ये केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लगता है और ये फिजिक्स में लगता है। ये दोनों इंटरमीडिएट है, 10 में से 1-2 सवाल में यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये तो इसकी थ्योरी हो गई, क्वेश्चन पढ़ करके स्टूडेंट को कैसे जज करना है कि कौन से इक्वेशन उसको कब लगाना है, मैं बताता हूं। अगर उससे कहा जाता है कि एक सिस्टम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर कोई सा भी गैस है और गैस का कुछ भी नाम दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है, उसका एंथैल्पी चेंज बताओ, उसका जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 तक ले जा रहा हूं मैं। तो अगर T2 T1 से बड़ा हुआ तो एंथैल्पी चेंज का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर T2 T1 से छोटा आया तो एंथैल्पी चेंज का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा।
मतलब एंथैल्पी एक तरह का हीट ही होता है, तो जो हीट वाले आईयूपीएसी कन्वेंशन थे वो एंथैल्पी पे भी लगेंगे। दूसरी चीज, अगर एक सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिस्टम का डायरेक्टली एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और टेम्परेचर उसका बदल रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, मोल्स लेंगे गैस के, उसको गैस के फॉर्मूले से देख करके उसका सीपीएम सोच लेंगे, सीवी आप निकाल लोगे गामा यूज करके, और उस पर आर ऐड करके सीपी फाइंड आउट कर लोगे, और टेम्परेचर का चेंज यहां पर पुट कर दोगे। इस तरह से एंथैल्पी फाइंड आउट कर लोगे। अब एंथैल्पी चेंज जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर दो सिस्टम आ जाते हैं, तीन सिस्टम आ जाते हैं, एक साथ क्लब हो जाते हैं, तो उनके एंथैल्पीज को भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे। उस केस में सम ऑफ एंथैल्पीज, सम ऑफ एंथैल्पीज ये तुम्हारा हो जाएगा पहले सिस्टम की एंथैल्पी, दूसरे सिस्टम की एंथैल्पी एंड सो ऑन, तो हो जाएगा N1 CP1 dt प्लस N2 CP2 dt एंड सो ऑन। सबका टेम्परेचर चेंज क्वेश्चन में सेम दिया होगा, क्योंकि जब सारे सिस्टम को आपने जोड़ दिया है, जब सारे सिस्टम को आपने जोड़ दिया है, तो सब में जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो सेम आएगा। टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है, बाकी वो फिर जेई के कोर्स के बाहर चला जाएगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज सेम होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मोल्स को सीपी से मल्टीप्लाई करना है, गैस के मोल्स को उनके सीपी से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जाकर के टेम्परेचर के चेंज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर ग्रुप ऑफ सिस्टम में एक से ज्यादा सिस्टम को एक जगह पे जोड़ा गया है और फाइनल एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। क्लियर है? अगर एक सिस्टम है, कोई सा गैस भरा हुआ है, उसको गर्म या ठंडा किया जा रहा है, तो एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है और उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगाने से उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल प्रेशर लगा रहे हैं, तो वहां पर एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन यूज करते वक्त देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आइडियल गैस लिखा होना चाहिए। अगर क्लोज्ड वेसल है, अगर क्लोज्ड वेसल है, तो रियल गैस या तो लिखा हो या अपन खुद ब खुद उसको रियल गैस मान लेंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी वाला इक्वेशन यूज करेंगे एंथैल्पी निकालने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन केमिस्ट्री, किसी भी केमिकल रिएक्शन, मान लो ए गैस है प्लस 2B गैस इज इक्वल टू सी गैस प्लस डी लिक्विड है। यहां पर अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो वो क्वेश्चन में डेल्टा यू देके रखेगा, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, टेम्परेचर भी देके रखेगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी का मतलब केवल गैस के मोल्स, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज करते थे, यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो -2 आ जाएगा, यहां पर 8.314 आ जाएगा। टेम्परेचर जो भी दिया रहेगा केल्विन में बदलना पड़ेगा, उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना बच्चे यहां पर भूल जाते हैं, क्योंकि 99.99% केसेस में, मैं तो 100% भी कह सकता हूं कि डेल्टा यू की जो वैल्यू दी रहेगी वो किलो जूल्स में दी रहेगी, और एंथैल्पी का जो आंसर रहेगा ऑप्शन में वो भी किलो जूल्स में रहेगा, और यहां पर जो आर की वैल्यू वो जूल्स में है, तो यहां पर स्टूडेंट बदलना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, यहां 1000 से डिवाइड जरूर करना है। बाकी अगर इन जनरल बोलना है कि एंथैल्पी क्या है, तो किसी भी सिस्टम की जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे जो मेजर किया जाएगा वो एंथैल्पी होगा, और मैथमेटिकली एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाय वी के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, और ये 4 इक्वेशन उसके क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं? किसी बच्चे को एक बार लिख के बता दीजिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको फील आ जाएगा तुरंत, ठीक है। लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड।
ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बताता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला तुरंत याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लिक करना स्टार्ट कर जाएगा। देखो बहुत इजी होते हैं एंथैल्पी के सवाल, ओरली भी कर सकते हैं कोई भी। 0.5 मोल ईच ऑफ टू आइडियल गैस, सीवी दिया हुआ है तो एंथैल्पी कैलकुलेट करते वक्त सीवी नहीं चाहिए, सीपी चाहिए। सीपी कितना हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा 7/2R और इसका सीपी हो जाएगा 4R, क्योंकि सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। कंटेनर में लिया गया है, टेम्परेचर उसका 350 केल्विन से 250 केल्विन हो जा रहा है, हीट बाहर नहीं जा रहा है, हीट बाहर नहीं जा रहा है। टेम्परेचर उसका 350 से 250 हो गया। एंथैल्पी चेंज पूछा है प्रोसेस का, तो टेम्परेचर में जब चेंज होता है और सिस्टम का क्वेश्चन होता है तो एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला, मोल्स को मल्टीप्लाई करो इनके सीपी के वैल्यू से, मोल्स को मल्टीप्लाई करो इनके सीपी के वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई कर दो टेम्परेचर के डिफरेंस से। 350 से 250, तो 250 पहले आएगा, 250 माइनस 350 इज इक्वल टू -100। तो इसको सॉल्व करोगे तो -100 आएगा, तो -100 इंटू 50 50 हो जाएगा, 50 कॉमन है, और 3.5R प्लस 4R इज इक्वल टू 7.5R नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर तुम सोच सकते हो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -375R। जब एक से ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है तो उसके एंथैल्पी चेंज जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया था एक्सटेंड करके। अब देखो आगे, इसका भी सॉल्यूशन मत नोट कर लेना, केवल सीखो, करना तुम्हें खुद से। ये देखो रियल गैस लिखा हुआ है, लिखना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो रिजिड वेसल लिखा है, देखो रियल गैस लिखा है, क्योंकि रिजिड वेसल में प्रेशर बढ़ाने पर वो ऐसे रियल बन जाएगा। जो इनिशियल प्रेशर है वो 70 बार है और बाद में जाकर के 40 बार हो गया, तो जब भी रिजिड वेसल आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। अब एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -560 और डेल्टा यू पूछा है, और तुम्हारा जो वी डेल्टा पी है, वी कितना है, वॉल्यूम तुम्हारा है इस क्वेश्चन में 10 लीटर्स, और प्रेशर में चेंज कितना हो रहा है 70 से 40, तो 40 माइनस 70 ये बार में है, और ये तुम्हारा लीटर में, बार लीटर को जूल में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये देखो ये किलो जूल में हमेशा रहता है, और जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 30, तो उधर जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा +30, तो आंसर हो जाएगा -530। आ रहा है समझ में? अगर दोनों चीज बदल रहे हैं, वॉल्यूम भी प्रेशर भी, वॉल्यूम भी प्रेशर भी, तो जो थर्ड वाला फॉर्मूला था वो यूज करना है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब मेन क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, ये केमिकल रिएक्शन दे देंगे, एंथैल्पी चेंज दे करके डेल्टा यू पूछा है। कंबस्शन क्यों लिखा है, क्योंकि कंबस्शन कर रहे हैं इसलिए लिखा है कंबस्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा यू पूछा है, लेकिन 1.5 मोल बेंजीन के लिए पूछा, अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी देखो बेंजीन के आगे लिखा हुआ है 1 मोल के लिए, ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये देखो लिक्विड है, काट दो लिक्विड, इसको भी कट कर दो, यहां 6 लिखा है और यहां पर 7/15/2 7.5 लिखा है, तो हो जाएगा -1.5। आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपने तरफ से लेना है तो हमेशा 298 लेना है, 300 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों 1000, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -3271। इससे हम लोग डेल्टा यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो 1 मोल बेंजीन के लिए किया है और क्वेश्चन में 1.5 मोल बेंजीन के लिए है। तो मैंने क्या बोला, एंथैल्पी चेंज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है 1 मोल के लिए, चाहे वो एंथैल्पी चेंज हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो, चाहे वो एंट्रोपी चेंज हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो, क्योंकि ये सब एनर्जी है
एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो 1 मोल के लिए जो आंसर आएगा 1.5 मोल्स के लिए उसके मल्टीपल्स में आएंगे। 1 मोल के लिए जो आया है उसका 1.5 टाइम्स करना पड़ेगा। यहां बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपको समझ में आ रहा हो कि एंथैल्पी वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं आगे नहीं बताऊंगा ना, इसका आपको सॉल्यूशन अभी फिलहाल नोट करना है। यहां तक के क्वेश्चंस जो है ये आपको सॉल्व करने 34 तक, मतलब 25 से लेकर के 34, 10 क्वेश्चन 25 से लेकर के 34, ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करने हैं। और ज्यादातर बार आपको दिख जाएगा कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस लास्ट के 40 इयर्स में या 44 इयर्स में पूछे गए एंथैल्पी से रिलेटेड, वो जनरली इस इक्वेशन पे सॉल्व हुए हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जो एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करते हैं वो जनरली उतना सिस्टम के लिए नहीं करते हैं, करने को कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन है, वो केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसके लिए करते हैं। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? तो ये 4 फॉर्मूलेस जो है ये आपको फॉर्मूला रटना नहीं है बल्कि बस ये याद करना है। अगर ये याद हुआ तो सारे फॉर्मूले आप खुद पेपर पे लिख लोगे। फर्स्ट लॉ के डिस्कवरी के दौरान ये वाला टर्म बार बार आ रहा था, तो इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने एच लिख दिया और कहा कि सिस्टम का जो हीट होता है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाय वी दोनों फंक्शन के सम के बराबर होता है, उसको एंथैल्पी बोला जाता है। और क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है उसका चेंज मेजरेबल है, तो जैसे यहां पर डेल्टा लगा दोगे तो यहां डेल्टा लगाने की वजह से ये क्रिएशन आ जाएगा, एक बार पी बाहर, रिजिड वेसल में वी बाहर, दोनों चेंज हो रहे हैं क्योंकि डेल्टा पी वी है, तो P2 V2 माइनस P1 V1। और सबसे बड़ी चीज है केमिस्ट्री में रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लगाया था कि वॉल्यूम में चेंज मोल्स के चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V के जगह पे डेल्टा एन RT भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डेल्टा एन किसके होने चाहिए, गैस के मोल्स। और ये डेल्टा एन जी होता क्या है, ये डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वो सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स के होने चाहिए, वो सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स के होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, लिख करके बता दीजिए एक बार, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस लिख करके बता दो। ठीक, क्लियर है सब बच्चों को? मोल से मल्टीप्लाई क्यों किया फिर से बता देता हूं एक बार। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब 1 मोल के लिए जितना होगा 2 मोल के लिए उसका 2 टाइम्स होगा, 3 मोल के लिए उसका 3 टाइम्स होगा। एक बकेट में 100 मोल वाटर है, 2 बकेट में 200 मोल वाटर होगा। एक बकेट के पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए 1000 जूल हीट चाहिए, 2 बकेट पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए 2000 जूल हीट चाहिए। तो हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे, तो उसके अनुसार हीट भी बढ़ता जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। अब हम लोग चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। जो कि मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे लिए 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हुए थर्मोकेमिस्ट्री को खत्म करके थर्मोडायनेमिक्स खत्म करके बाहर हो जाएंगे। मतलब दोनों एक ही चैप्टर है, एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। जो एग्जामिनिंग बॉडी होता है उसको एक ही चैप्टर मानता है, दोनों से अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में जो तरह तरह के एंथैल्पीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस जो है ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री के बिगनर बॉक्स 1 में मिलेगा, उसमें एक ही बिगनर बॉक्स है। और जहां तक थर्मोडायनेमिक्स के बिगनर बॉक्स की बात है, थर्मोडायनेमिक्स में 3 बिगनर बॉक्स तो है, लेकिन बिगनर बॉक्स 1 जो है वही हैवी है क्योंकि थ्रेशोल्ड है। उसको समझने में, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। 2 और 3 कम कंटेंट को कवर करता है,
और छोटा है, मतलब उसको पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कम थ्योरी की जरूरत है। मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट तुम समझ लो कि 45% कंप्लीट हो गया है, 40% कंप्लीट हो गया है। और अगर ये वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, जिसके लिए 2 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 दिन, तो चैप्टर का जो है 70% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप दुनिया जान से कि कितने तरह की एंथैल्पीज होती है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि अगर आप सिस्टम को आइडियल मान के चल रहे हो, केमिकल रिएक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स को आइडियल मान रहे हो, तो आइडियल गैस की जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया जाता है। और जिस वक्त मेजर कर रहे हो उस समय टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक गए तो उस टेम्परेचर के रेंज में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आंसर होगा उसका। फिलहाल किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है, और जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी वो वाली बात इंप्लीमेंट होगी कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, और केमिकल रिएक्शन में वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी कैलकुलेट करते वक्त क्योंकि हमें वो वाला इक्वेशन लगाना है, तो हम मानेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, भले वो क्वेश्चन में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट जब तक नहीं मानोगे तब तक पी डेल्टा वी डेल्टा एन आर टी के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू n तभी होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखिए, सबसे पहले तरह का जो एंथैल्पी है उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और कम से कम शुरुआत में 2 एंथैल्पी पढ़ना पड़ेगा यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनो, डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन आएगा तब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, यह भी बात है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड as the amount of heat released or absorbed when 1 mole of any substance is formed from its elements in standard states। कई बार बोलूंगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। Enthalpy of formation can be defined as the amount of heat released when 1 mole of any substance is formed from its elements in standard states at constant temperature and pressure conditions। वो बार बार आएगा, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस वाली बात। क्या मतलब है इसका, समझो। मान लो मुझे एसिटिक एसिड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो एसिटिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? एसिटिक एसिड का 1 मोल बनना चाहिए। अब एसिटिक एसिड का 1 मोल मैंने बना दिया, एसिटिक एसिड लिख दिया, इसका स्टेट लिख दिया लिक्विड, और यहां पर 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा नहीं, मतलब 1 है। तो एसिटिक एसिड कौन से एलिमेंट से बने हैं ये नहीं सोचना है कि एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड बना दिया है, ये नहीं। एसिटिक एसिड किन एलिमेंट्स से बने हैं? एसिटिक एसिड कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। एसिटिक एसिड 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब आईयूपीएसी ने कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सबके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेट्स बना दिए हैं और बोला है कि उन सब एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होता है। देखिए, आईयूपीएसी ने बोला है कि कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है सी ग्रेफाइट, ऑक्सीजन का होता है O2 गैस, हाइड्रोजन का H2 गैस, नाइट्रोजन का N2 गैस, ब्रोमीन का Br2 लिक्विड, आयोडीन का I2 सॉलिड,
फॉस्फोरस का P4 व्हाइट फॉस्फोरस, सल्फर का S8 रोम्बिक, या S रोम्बिक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बाकी S8 ज्यादा अच्छा है। IUPAC ने बोला है कि कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना है तो सी ग्रेफाइट, ये IUPAC रूल्स है कि कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लेना है तो सी ग्रेफाइट के फॉर्म में लेना है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में स्टैंडर्ड O2 लिखना पड़ेगा, H2N2। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में लोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आयोडीन सॉलिड में। फॉस्फोरस कहीं लिखना है तो P4 लिखना पड़ेगा, सल्फर लिखना है तो S8 रोम्बिक लिखना पड़ेगा। मतलब IUPAC कहता है कि इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, ये इन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब तुम्हें अगर CH3COOH का 1 मोल बनाना है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है तो तुम ऐसे लिखोगे, पहले ही आरो बना दोगे और यहां पर लिखोगे CH3COOH लिक्विड, और फिर यहां पर लिखोगे सी ग्रेफाइट। ध्यान रखो यहां पर 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या डेफिनेशन क्या था, when 1 mole of any substance is formed from its elements in standard states, the amount of heat energy released or absorbed is known as enthalpy of formation of that substance at constant pressure and temperature conditions। तो कार्बन कितने बार है? 2, तो यहां पर लिख दो 2C ग्रेफाइट। हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार, तो यहां पर 4H नहीं लिखोगे बल्कि 2H2 लिखोगे, 4H नहीं लिखोगे बल्कि 2H2 लिखोगे, क्योंकि H हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि H2 गैस है, स्टेट भी लिखोगे। और दूसरा, इसको छोटा कर देते अपन, थर्ड ऑक्सीजन, तो यहां पर हो जाएगा O2 गैस। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि यहां पर तो सब प्रॉपर नंबर में आ गए तो हो गया, अगर कोई दूसरा होता तो दूसरा ले लेते हैं अपन, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना सीखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रिएक्शन बनाना सीखना है। तो मिथाइल अल्कोहल भी 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सी ग्रेफाइट, फिर यहां पर आप लिखेंगे 2H2 गैस, और यहां पर आप लिखेंगे हाफ O2 गैस। मतलब यहां पर कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन इसके आगे 1 मोल ही होना चाहिए, और यहां जो भी एलिमेंट लिख रहे हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और देखो, मान लो तुम्हें H3PO4 बनाना है, H3PO4 लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है। अभी तो रिएक्शन लिखना सीख रहे हो, बहुत एलिमेंट्री स्टेज में हो, तो कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे 3/2 H2 गैस। 3H नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म H2 गैस होता है। फॉस्फोरस के लिए P नहीं लिख सकते, 1/4 P4 पूरा लिखना पड़ेगा, व्हाइट फॉस्फोरस, या व्हाइट लिखने से भी काम चल जाएगा, और यहां लिखना पड़ेगा 2O2 गैस। अब सवाल ये उठता है कि यही रिएक्शन क्यों लिखना पड़ेगा? किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। फिर से बता रहा हूं मैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि 3/2 into 0 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस 1/4 into 0 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 into 0। क्यों 0 लिखा? क्योंकि IUPAC ने बोला है ना, इन सब एलिमेंट्स का, ये जो स्टेट लिखे मैंने, इन सब के खुद के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं। तो अगर इन सब के खुद के 0 होते हैं तो इसके आगे कोई भी नंबर आ जाए वो बार बार 0 आएगा। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है
वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 भी हो गया। मतलब इनडायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 क्या हो गया, इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के आंसर के बराबर हो गया। तो सबसे पहला काम अभी तुम्हें क्या करना है, अभी सीखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसे लिखते हैं। उसके लिए पहली बात तो ये याद होना चाहिए, कार्बन जब भी लेना होगा C ग्रेफाइट, ऑक्सीजन O2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस, ब्रोमीन जब भी लेना होगा Br2 लिक्विड, आयोडीन I2 सॉलिड, फॉस्फोरस व्हाइट, रोम्बिक सल्फर एसिड, और एक चीज और जोड़ देता हूं H+ एक्वस, जो आयनिक में पढ़ा था, H+ एक्वस का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होता है। इन सब के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होता है। स्टैंडर्ड वर्ड जो बोल रहा हूं उसका मतलब है कि जब इन मेजर किए गए तो टेम्परेचर 298 केल्विन था और प्रेशर 1 बार था। 1 बार और 298 केल्विन पर इन सब के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के जो आंसर है वो 0 थे। और हर क्वेश्चन में ये दोनों चीज नहीं बदलेंगे, यही रहेगा। जिस तरह से आयनिक में बार बार टेम्परेचर 25 डिग्री था, उस तरह से यहां पर भी यही टेम्परेचर यही प्रेशर होगा। नहीं होगा तो भी अपन नहीं मानेंगे। तो अभी तो आप, मैंने 3 लिखा है, इससे थोड़ा बहुत फील आया कैसे लिखते हैं। 2-3 रिएक्शन आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। H2SO4 NaCl NaBr HNO3, इन सब के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन लिखने हैं। इधर वाला फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। तो अभी तो मैं आंसर यहां पर लिखूंगा 1 मिनट के बाद, और जितने बच्चों का सही होगा वो लोग करेक्ट लिख के बताएंगे। इन सब मॉलिक्यूल्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन लिखना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये अगर आ गया तो मान लो कि 50% काम अपना हो गया। करिए, इन मॉलिक्यूल्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किस तरह से लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म चाहो तो एक बार फिर से देख लो। कार्बन का C ग्रेफाइट, ऑक्सीजन का O2 गैस, हाइड्रोजन का H2 गैस, नाइट्रोजन का N2 गैस, क्लोरीन का लिखना है तो Cl2 गैस, फ्लोरीन का लिखना है तो F2 गैस। जो टेक्निकल वाले थे वो मैंने लिख दिए हैं। आयोडीन सॉलिड में होना चाहिए, फॉस्फोरस P4, रोम्बिक सल्फर एसिड, और H+ एक्वस का भी खुद का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। करिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन बनाना है आपको। चलिए, एक बच्चे ने लिखा है कि 1 ATM लिखा है मॉड्यूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बार हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 1 बार पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं वो जेई मेंस में रहते हैं, और जब बात जेई मेंस की आ जाती है तो एनसीईआरटी जो है वो मेन बुक बन जाती है। बहुत सारी चीजों में हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको करेक्शन करवा दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के मॉड्यूल में। चलिए, अभी कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखना है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको प्रॉपर से लिखेंगे। अभी तो केवल समझने पे ध्यान दीजिए, 4-5 मिनट ही है। करेक्ट लिख के बताओ जे जिनका सही होगा। H2SO4 है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे H2 गैस प्लस 1/8 S8 रोम्बिक। एक और चीज है, S8 लिख देने पर भी वो क्लियर हो जाता है, रोम्बिक लिख दोगे तो गलत नहीं है, डबल क्लियर हो गया वो। ठीक है, कई बार एस रोम्बिक भी लिख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, बिट सेट में एक बार आ चुका है, एस रोम्बिक लिख दिया था बस उन्होंने, तो वो भी चल जाता है, मतलब उसका मतलब वही है। तो ये गलत नहीं है, बाकी ये ज्यादा सही है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2O2 गैस। दूसरा Na सॉलिड लिखना पड़ेगा और 1/2 Cl2 गैस लिखना पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा आपको इसका फील आ रहा होगा, बॉर्न हेबर साइकिल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ये। बॉर्न हेबर साइकिल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पूरा चेन में रिएक्शन लिखते हैं, फिर एक ऊपर रिएक्शन लिखते हैं, उसमें यही वाला आता है। NaBr, तो Na सॉलिड प्लस 1/2 Br2 लिक्विड, ठीक है। HNO3 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 O2 गैस। कितने बच्चों का सही है? करेक्ट लिख करके बताइए। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बॉर्न हेबर साइकिल एक बच्चा कह रहा है नहीं पढ़ा है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। अब देखो यहां पर एक अपने को गलती पकड़नी है। 2HBr लिक्विड H2 गैस प्लस Br2 गैस। गलती वर्ड गलत है, गलतियां पकड़नी है। देयर आर हाउ मेनी मिस्टेक्स, व्हाट मिस्टेक्स आर ओवर हियर। कॉमा लगा के लिख सकती हो, एक एक भी लिख सकती हो, मैं पढ़ता जाऊंगा। जिनका आंसर सही लगेगा उसका नाम भी बताऊंगा मैं। लिख के बताइए जरा क्या क्या गलतियां हैं। 2 लिखा है, ऋतुराज ने बोला है। ब्रोमीन लिक्विड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, कुशाग्र ने बोला है। बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। और कृष्ण, श्रेय, अंशुल सब आंसर दे रहे। आर्जव ने भी दिया है। मैं बताता हूं, पहली गलती तो ये है, गलतियां पहली ये है, यहां 2 लिखा है। वन होना चाहिए जब 1 मोल कोई भी कंपाउंड बनता है अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट से। दूसरी गलती, तीसरी गलती यहां पर हाफ हाफ होना चाहिए। क्या सारी गलतियां खत्म हो गई अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 Br2 लिक्विड इज इक्वल टू HBr लिक्विड। क्या सारी गलतियां खत्म हो गई कि अभी भी एक गलती है? ये बताओ। हीट, हीट तो चलो ठीक है, प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ होगा, मान लो लिख दिया 200 किलो जूल, उसकी दिक्कत नहीं। रिएक्शन के बारे में यहां तक, यहां से यहां तक क्या सारी गलतियां खत्म हो गई कि अभी भी कुछ गलतियां हैं? थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। HBr का स्टेट बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने पकड़ा है, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया किसने बोला है। ये HBr लिक्विड में नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा, HBr गैसियस स्टेट में होता है। हेलोजन एसिड HF, HCl, HBr और HI में केवल HF लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री सेल्सियस होता है। वॉलेटाइल लिक्विड होता है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पानी से वो कम बनाता है। केवल ये लिक्विड होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बाकी सब गैस होते हैं। तो इसका मतलब कि इधर वाला जो सब्सटेंस है उसका भी स्टेट सही होना चाहिए। इसके वजह से भी 4 ऑप्शन आ गए कि कौन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का करेक्ट है। तो हर पहलू को देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से फोकस होकर देखना पड़ेगा कि स्टेट तो गलत नहीं है, यहाँ मोल्स तो गलत नहीं है, इनके स्टेट तो गलत नहीं है, तो बैलेंस तो प्रॉपर है। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं लिक्विड हटा करके ये गैस कर देता हूं तो ये परफेक्ट हो जाएगा, और ये HBr का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का करेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी स्लाइड 1 से लेकर के लास्ट स्लाइड 11 स्लाइड तक, हर स्लाइड का फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको बॉक्स वाले को याद नहीं करना है, ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है। ये दूसरा हो गया। ये स्टेटमेंट तो खैर कुछ इसमें खास बात नहीं है। फिर उसके बाद ये, नेक्स्ट,
अगर सिस्टम एक से ज्यादा तरह के सिस्टम्स को ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो ये फॉर्मूलेज है। इस पेज के फॉर्मूलेज काम में आ सकते हैं, सबसे ज्यादा लास्ट वाला, और फिर ये तो बार बार रिपीट होते होते वैसे ही याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है जो कि लगभग सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि कैसे लिखते हैं इसको। ये लास्ट स्लाइड है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी टेस्ट की जहां तक बात है तो 19 को हुआ था टेस्ट, तो नेक्स्ट टेस्ट जो है 21 डेज के बाद फरवरी में होना चाहिए। इनिशियल थर्मोडायनेमिक्स आ सकता है, डिपेंड करेगा सेकंड फेज में कहां तक हुआ है उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। चलिए